भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, संस्कृति संवाद के हमारे आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से, यहाँ की परंपराओं से, यहाँ के लोक जीवन से। इसमें हम आपको दिखाते हैं उस भारत की तस्वीर जिसके हर रंग में छिपी हुई है एक अनूठी कहानी। वो कहानी जो गर्व का भाव जगाती है, हमें प्रेरित करती है और हम एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं ये संदेश भी देती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियों पर। आईजीएनसी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। आकाश से जमीन को देखें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। न राष्ट्र दिखते हैं, न सरहदें। त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, ये शब्द प्रयोग हुआ है गीता में। निकट स्थित सबरीमाला मंदिर इस जगह को भारत के सांस्कृतिक इतिहास में विशेष दर्जा दिलाता है। झलकियों ने तो आपको संकेत दे ही दिया होगा कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, क्या सुनवाने वाले हैं, किनसे मिलवाने वाले हैं और कहां लेकर जाने वाले हैं। तो देर किस बात की है, चलिए झलकियों को विस्तार देते हैं और संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां में जानते हैं कि बीते हफ्ते कला और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम आयोजित हुए। देश के कोने कोने में दीपावली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आईजीएनसी ने भी दीपावली उत्सव के अंतर्गत रंगोली और दिया मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें कई प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी रचनात्मकता के जरिए भारतीय कला की अनूठी झलक पेश की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कर्मचारियों ने धूमधाम से दीपावली मनाई। इस अवसर पर सभी ने परिसर में स्थित चौपाल पर दीप जलाए और एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने सभी सदस्यों से एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सदस्य सचिव ने संस्थान में हुई रंगोली और अन्य प्रतिभागियों के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। कई कर्मचारियों ने दीपावली से जुड़े किस्से कहानियों के माध्यम से अपनी यादों को साझा किया। नई दिल्ली के रविंद्र भवन में साहित्य अकादमी ने कथा संधि का आयोजन किया। साहित्य अकादमी के इस विशेष कार्यक्रम में आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपनी कथा यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि वो बड़े ही सौभाग्यशाली थे कि घर में मां मालती जोशी के रूप में एक बड़ी कथाकार उनके आसपास थीं। इसके बाद उन्होंने अपनी 2 कहानियों वन योगिनी और ऑल द बेस्ट का पाठ किया। नौकरी तो तुम्हें मिल ही जाएगी, लेकिन अपने नाम कुल के अर्थ के बारे में, अपनी जनजाति के बारे में भी जान लिया करो। तभी कमेटी के अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, चलिए साक्षात्कार शुरू करते हैं। वन योगिनी कहानी एक आदिवासी लड़की की प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित है। वहीं कहानी ऑल द बेस्ट एक अधिकारी के बंगले पर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की कहानी है। आईजीएनसी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इसकी शुरुआत व्याख्यान और वाद विवाद प्रतियोगिता से हुई। केंद्र के मुख्य सतर्कता अधिकारी
डॉक्टर प्रतापानंद झा ने निवारक सतर्कता विषय पर व्याख्यान दिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक पहल है। इस साल का विषय है सतर्कता का संकल्प, राष्ट्र की समृद्धि की ओर एक कदम। इस अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा दिलाई। हम सब मिलकर एक नए उत्साह से, नई उमंग से अपने संस्था के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके साथ ही IGNCA के क्षेत्रीय केंद्रों ने भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह को बड़े उत्साह के साथ मनाया। बेंगलुरु में एक अनूठे सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें प्रोफेसर KP राव ने प्राचीन भारतीय लिपियों के बारे में जानकारी दी। इस ज्ञानवर्धक सत्र के बाद विद्वान सदाशिव भट्ट और विदुषी सिंचना मूर्ति ने मनमोहक स्वर संगम प्रस्तुति से श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। असम के गुवाहाटी में असम के लुप्त प्राय लोकगीतों, चिया गीत और नांगोली गीत पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन हुआ। असम डाउनटाउन विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इस व्याख्यान में प्रसिद्ध लोक कलाकार तरुण आजाद डेका ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। व्याख्यान सत्र के मुख्य अतिथि थे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित दुलाल रॉय। विश्वविद्यालय के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। नई दिल्ली में महाराष्ट्र की लोक संगीत और संस्कृति को समर्पित एक शानदार संगीतमय कार्यक्रम तीर्थ रूप महाराष्ट्र का आयोजन किया गया। राहुल जोशी और उनकी टीम द्वारा दी गई इस जीवंत प्रस्तुति में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित महाराष्ट्र के लोक संगीत की गूंज सुनाई दी। आनंद पोटात माझ्या मायेला मायेला, आनंद पोटात माझ्या मायेला मायेला, आनंद पोटात माझ्या मायेला, हे दत्त दर्शनाला जाया जनी जाया जनी जाया, आनंद पोटात माझ्या मायेला मायेला। तीर्थ रूप महाराष्ट्र के माध्यम से देश की राजधानी नई दिल्ली के लोगों को महाराष्ट्र की समृद्ध लोक परंपरा का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। सुर्खियों के बाद अब बारी है सांस्कृतिक प्रस्तुति की। संगीत भारत की आत्मा में रचा बसा है। संगीत हमारी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है, चाहे वो जन्म के समय का मंगल गीत हो या फिर मृत्यु का शोक गीत हो। हमारे यहाँ जीवन के हर पहलू में संगीत है। भारतीय संगीत के विशाल सागर में शास्त्रीय, लोक, भजन, गाथा और फिल्म संगीत के अनगिनत रंग समाहित हैं। और इसी संगीत परंपरा की एक गहन साधिका हैं विदुषी कलापिनी कोमकली, जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया का जाना माना नाम है। वो महान संगीतज्ञ कुमार गंधर्व की सुपुत्री हैं और उनके गायन में पिता की अनोखी शैली की झलक मिलती है। अपने गायन से कोमकली जी ने श्रोताओं को हमेशा सम्मोहित किया और अपनी विशिष्ट शैली से भारतीय संगीत को नया आयाम दिया। तो आइए आज सांस्कृतिक प्रस्तुति सेगमेंट में आपको सुनवाते हैं विदुषी कलापिनी कोमकली का सरस और मधुर गायन। सुझना
सुजना कछु मोहे सुजना 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 कछु मोहे सुजना आगे पूछो न रे मोरे बुलाए समझना पड़े मेरो हरार मोर बुलाए ये पूछो न रे मोर बुलाए के मोर बुलाए। विदुषी कलापिनी कोमकली जी की सुरीली तान के बाद अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की तरफ। भारतीय संस्कृति और दर्शन को आगे बढ़ाने में कई महान ऋषियों, संतों, आचार्यों और आधुनिक विचारकों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन्हीं में से एक नाम है रविंद्र शर्मा। वो कला, संस्कृति और शिल्प के संरक्षक थे। प्यार से लोग उन्हें गुरुजी भी कहते हैं। उनका जीवन ग्रामीण शिल्प, पारंपरिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना को समर्पित था। उन्होंने कलाश्रम की स्थापना की, जो सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक सोच और आंदोलन है, जिसने भारतीय गांवों की लुप्त होती जा रही कला और परंपराओं को नया जीवन दिया। रविंद्र शर्मा जी का मानना था कि भारत की असली पहचान उसकी मिट्टी, गांव और उन कलाकारों में बसती है जो पीढ़ियों से अपने पारंपरिक शिल्प और ज्ञान को संजोए हुए हैं। आज के सिने सर्कल सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं इन्हीं गुरुजी रविंद्र शर्मा पर आधारित फिल्म क्रांतदर्शी गुरुजी। देखो पहाड़ों के जख्म किसने पूरे दे। प्राचीन काल से मानचित्र हमारी दुनिया को दर्शाने वाले यंत्र रहे हैं, लेकिन मानचित्रों के ये निशान केवल मानचित्रों पर ही दिखते हैं। आकाश से जमीन को देखें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। न राष्ट्र दिखते हैं, न सरहदें, सब एक सा लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारी सोच को, हमारे विचारों को और ज्ञान को दायरों में रोका नहीं जा सकता। विश्व के मानचित्र पर वैकल्पिक विचारों का शंखनाद करता भारत का एक छोटा सा नगर आदिलाबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित ये नगर, जिसकी कुल आबादी केवल 2 लाख, आज विश्व के मानस पटल पर दस्तक देने की कोशिश करते ये विचार, जो समय से कई वर्ष आगे के हैं, ज्यादा लोगों तक तो नहीं पहुंच सके, पर जिन लोगों तक ये विचार पहुंचे, उन सभी लोगों ने आदर से सिर जरूर झुका लिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम भारतीय सा, भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा, जिनके सामान्य से शरीर में समाया हुआ था आकाश सा व्यक्तित्व, समुद्र सी गहरी सोच और समय पर परिवर्तन के पद चिन्ह छोड़ जाने की अदम्य क्षमता। ऐसे थे कला आश्रम के संस्थापक व प्रणेता श्री रविंद्र शर्मा जी, जिन्हें आदर पूर्वक सभी गुरुजी कहते थे। गुरुजी ने कहा कि लेकिन अभी जो गति पकड़ी है, इसमें कुछ मत करो। इसमें कुछ करोगे तो इसकी आयु बढ़ाओगे आधुनिकता की। ये जो उनका देखने का ढंग रहा है, जो दृष्टि रही है, एकदम अनूठी रही है। बहुत सारे लोग गुरुजी के पास आते हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे गांधी जी क्या बोल रहे थे वो आपके पास जाके समझ में आता है। तो उनका ये कहता है मैं तो 18वीं शताब्दी में जीता हूं भाई।
मानव विज्ञानी, प्रकृति प्रेमी, दार्शनिक, शिल्पकार, कलाकार, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता के गुणों से परिपूर्ण ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी गुरुजी सरल जीवन जीते थे। उनका कहना था, मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। गुरुजी एक पुल की तरह मॉडर्न इंडिया और भारत की तस्वीर को साफ करते हुए हमारी आंखों से चश्मे हटा रहे थे, जो विकास की रोशनी से चौंधिया गई थी। जिस प्रकार एक गुरु जीवन को सहजता और सरलता से जीने में हमारा मार्गदर्शन करता है, ठीक उसी प्रकार गुरुजी के कई विचारों ने जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। जितने भी लोग उनके संपर्क में आए, उनके विचारों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। धरती को बुखार हुआ है, क्या हुआ है, क्या देखो। क्रांतदर्शी गुरुजी ने निश्चित तौर से आपको प्रेरित किया होगा और आपके ज्ञान में नए आयाम भी जोड़े होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है विशेष साक्षात्कार। भारत में कई इतिहासकारों ने अपने शोध और अपने लेखन से भारतीय संस्कृति, स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्रवाद को नई दृष्टि दी। इस सेगमेंट में आज हम आपका परिचय करवाएंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति के गहन अध्येता पद्मश्री देवेंद्र स्वरूप जी से। इतिहासकार होने के साथ साथ वो एक प्रसिद्ध स्तंभकार भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी से कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। देवेंद्र स्वरूप जी का नाम भारतीय इतिहास के उन मनीषियों में शुमार है जिन्होंने इतिहास की गहराई में जाकर सच्चाई को सामने लाने के लिए अथक श्रम किया। उनका मानना था कि इतिहास सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि समाज की आत्मा को समझने का माध्यम है। तो आइए देखते हैं देवेंद्र स्वरूप जी से हुई खास बातचीत के कुछ अंश। ज्ञान परंपरा आपका प्रिय विषय रहा है और जहाँ तक हमको याद है इस पर आपने काफ़ी अध्ययन किया है और 24 डायरियाँ भी आपने लिख रखी हैं। तो ज्ञान परंपरा के बारे में हमको कुछ आप बताएं, भारत की ज्ञान परंपरा। कौटिल्य अर्थशास्त्र में विद्या समुद्देश एक अध्याय है। उस अध्याय में 4 विद्याओं का वर्णन है: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। उसमें कौटिल्य ने अगले अध्याय में त्रयी स्थापना दी है। माने आन्वीक्षिकी को अलग से अध्याय नहीं दिया है। अब उस त्रयी स्थापना में उसने बताया है कि त्रयी माने 3 वेद, ऋक, यजु और साम। और ये जो 3 वेद हैं, यही एक समय पर भारतीय समाज की जीवन रचना के वाहक थे। उसने ये भी कहा है कि त्रयी विद्या के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, ऋक, यजु और साम। और त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, ये शब्द प्रयोग हुआ है गीता में, जिसमें ये बताया है कि ये जो त्रयी धर्म है उसका पालन करने वाले लोग। अब ये त्रयी धर्म क्या है? भारत की ज्ञान यात्रा का एक महत्वपूर्ण सोपान है, लेकिन वर्तमान काल में भारत की ज्ञान यात्रा की जितनी चर्चा हो रही है उसमें त्रयी विद्या का कहीं कोई उल्लेख नहीं आता। उसको लगभग विस्मृत कर दिया गया है। गीता में एक जगह पर ज़रूर आता है, त्रैविद्यमाम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा
स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, क्योंकि त्रैविद्य लोग जो है ये सोमपान करते हैं, यज्ञ करते हैं और यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हैं। माने त्रैविद्या का लक्ष्य था स्वर्ग प्राप्त कराना, अंतिम लक्ष्य, लेकिन बाद में भारत ने उस लक्ष्य को पार किया और योग की स्थापना की। आज योग पूरे विश्व में स्वीकार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी शायद 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का तय किया है। अब ये योग भारत की देन है विश्व को, लेकिन भारत योग पर कैसे पहुंचा, इसको समझने के लिए भारत की ज्ञान यात्रा को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि योग तो बहुत बाद में आता है। मैंने बताया कि प्रारंभ में त्रैविद्या थी। गीता में ही एक जगह पर आता है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, कि जो वेद हैं ये त्रिगुणात्मक हैं और इसलिए अर्जुन तुम्हें उन 3 गुणों से आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। देश की आत्मा को समझने वाले मनीषी देवेंद्र स्वरूप जी के साक्षात्कार के बाद अब बात देश की आत्मा की। गांव को भारत की आत्मा कहा गया है और संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में हम आपका परिचय भारत के गांव से कराते हैं। इसमें हम किसी एक खास गांव की विशेष लोक कला और उसकी परंपरा के बारे में बताते हैं जो उसकी पहचान है। आपको बता देती हूँ कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की अहम परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत देश के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है ताकि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। इस सेगमेंट में आज जानिए केरल के अनोखे गांव अय्यूर के बारे में। कथकली नृत्य कला का प्राथमिक केंद्र अय्यूर केरल के पथानमथिट्टा जिले के रानी तालुका में स्थित एक हरा भरा गांव है। निकट ही स्थित सबरीमाला मंदिर इस जगह को भारत के सांस्कृतिक इतिहास में विशेष दर्जा दिलाता है। कथकली 2 शब्दों के मेल से बना है, कथा अर्थात कहानी और काली अर्थात प्रदर्शन। केरल में उत्पन्न हुआ यह नृत्य आज देश विदेश में भारत के वैभव का बखान करता है। कथकली में उत्कृष्ट फुटवर्क, चेहरों और हाथों के सुंदर प्रभावशाली इशारों के माध्यम से कहानी कही जाती है। अनोखे मेकअप, खूबसूरत मुखौटे और रंग बिरंगे आभूषण इस नृत्य की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। महिला किरदारों के सर का मुकुट कोंडा नामक एक अद्भुत टोपी बनती है। कथिला और काजुथारम नामक सुंदर आभूषण महिला किरदारों के श्रृंगार के काम आते हैं। अन्नावटलम, थेरानोटा, थोड़ा जैसे आभूषण मात्र आभूषण ही नहीं अपितु इस नृत्य के अहम किरदार हैं। कथकली का संगीत संपूर्ण प्रदर्शन में एक मुख्य भूमिका निभाता है। नाटक के पात्र संवाद नहीं करते, नाटक की पृष्ठभूमि भी गीतों के माध्यम से कही जाती है। कथकली में मुख्यतः धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों को दर्शाया जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कथकली में प्रवीण होना कई वर्षों का निरंतर अभ्यास मांगता है। पास ही सबरीमाला मंदिर होने से अय्यूर धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सबरीमाला मंदिर प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। अय्यूर का पुथियाकावु देवी मंदिर सबरीमाला आए तीर्थयात्रियों का विश्राम स्थल बनता है। गांव के दक्षिण में बहती पंपा नदी में ही श्रद्धालु स्नान कर अपने आप को शुद्ध करके दर्शन करने मंदिर में जाते हैं। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वैसे आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA के इस स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ, जो आपको रूबरू करवाएगा
भारत की विशाल संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।